हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट तीसरे के विषय में, जो कि 2024 822 HX का मॉडल पे HX का सेट है। और इसमें हम लोग खंड आ को पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके प्लेलिस्ट में पहले ही मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग खंड बा की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? खंड बा की तरफ। और खंड बा की तरफ जब बढ़ेंगे तो इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिया गया है कि मासा यानी HCF 99 और 153 बराबर कितना है? 9 है। यानी एक संख्या है 99, दूसरी संख्या है 153 और इसका HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर ले आते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग खंड बा की तरफ बढ़ा रहे हैं। किस तरफ बढ़ा रहे हैं? खंड बा। और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है 21 का 21 का क्वेश्चन है। दिया हुआ कि पहला नंबर क्या दिया हुआ है? 99 दिया है। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? दूसरा नंबर यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है 153। कितना दिया हुआ है? 153। और फिर HCF कितना दिया हुआ है? HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है? HCF कितना दिया हुआ है? 9। आपसे LCM पूछ रहा है, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ है कि LCM इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। अब बताइए, फर्स्ट नंबर कितना है? 99। सेकेंड नंबर कितना है? 153 अपॉन में HCF कितना है? 9 है। 9 1 आर 9, 9 1 आर 9। तो 11 इंटू 153 आया, 11 3 आर 33, 11 5 आर 55, कैरी आया 2, 55 और 2 कितना होता है? 57 के 7 कैरी आया 5, 11 1 आर 11 एंड 5 16। तो 1673 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? ये हमारा रहा 21 का। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का खा। लिखा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ सॉल्व करना होगा। पहले लिखा हुआ कि 2 cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? होती है 1/√2 होता है, 1/√2। और इसका स्क्वायर लिखा हुआ तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। और माइनस में 1 है, माइनस में 1 इज इक्वल टू cos थीटा। क्लियर हो रहा है? तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा? रूट हट जाएगा, केवल 2 आएगा। और ये माइनस में 1 इज इक्वल टू cos थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1 बचा। और 1 माइनस 1 किसके बराबर होता है? 0 के। यानी 0 बराबर किसके आएगा? cos थीटा के। cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 0। आप कहोगे cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और इधर cos थीटा लिखा हुआ है। अगर मैं तुलना कराऊं, क्या कराऊं? तुलना करने पर, तुलना अगर करेंगे तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकल के क्या आ रही है? 90। इधर 90 है, इधर थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 90। तो यही आपको निकालना था, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, लिखा है कि गा नंबर क्वेश्चन की बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बिंदु है 4, y 4, y और एक बिंदु है 12, 3 12, 3। और इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी है वो कितना है भैया? d है। कितना है? d है, ये मान लेते हैं। और ये दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक। यानी ये जो d की वैल्यू है कितना है? 10 मात्रक दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है? अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ, इसको x1 y1 मान लूँ, और ये क्या है? x2 y2 मान लिया जाए, तो आप सब जानते हैं कि जो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक। तो जहाँ d लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख दीजिए? 10 इज इक्वल टू x1 कितना है भैया? 4 माइनस x2 कितना है? 12, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है?
वाई माइनस वाई टू कितना है 3, इस पूरे का भी होल स्क्वायर, और ये किस में है रूट में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्लियर हो रहा है। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा और रूट 12 में से 4 जाएगा -8 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे इसको, तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6y, और इस पूरे का भी क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं है। इधर का स्क्वायर फिर इधर का भी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, इज इक्वल टू, ये रूट हट जाना है क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है हट जाता है, तो -8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, इतना ही बचना है। फिर देखिए अगर मैं वाई स्क्वायर को यहीं छोड़ दूं, वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस 9 73 माइनस 6y, ये प्लस का 100 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 100, तो यहाँ बचेगा क्या 0, तो इधर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 100 में से माइनस 6y माइनस 100 प्लस 73, माइनस में क्या आएगा 27 आएगा, क्या कहेंगे हाँ बिल्कुल 27 आएगा, और ये इक्वल किसके होगा 0 के। अब इसी को ब्रेक करके तोड़ते जाइए, इसका तो गुणनखंड आप पढ़े ही हैं, आप लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस और यहाँ माइनस 27 ये बराबर 0, बीच में ब्रैकेट लगा दीजिए। अगर मैं 9y में से 3y सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6y, और 9 इंटू 3 कीजिएगा तो 27 आएगा, और यही आपको लाना है। तो आप दोनों में इसको ब्रेक कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 3y, और ये माइनस में 27 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉमन लिया जाए y, तो यहाँ से y कॉमन लिया तो यहाँ बचा y, और यहाँ माइनस में 9, इन दोनों में क्या कॉमन 3 कॉमन लिया जाए तो यहाँ बचा y, और यहाँ माइनस 3 9 27, और ये बराबर में किसके आएगा 0 आएगा। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 9 और एक ब्रैकेट में y प्लस 3, यही बचेगा। अब एक बार y माइनस 9 को भी 0 के बराबर करिए तो y की वैल्यू क्या आएगी +9 आएगी, ठीक है। और एक बार y प्लस 3 को 0 के बराबर करिए तो y की वैल्यू -3 आएगी। तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो y की वैल्यू 9 आ रही है, एक तो y की वैल्यू -3 आ रही है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, लिखा है घ नंबर क्वेश्चन कि बिंदुओं x, y, बिंदुओं 3, 6 और बिंदुओं -3, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बिंदु है x, y, एक बिंदु क्या है x, y, ये किससे कहाँ है किससे 3, 6 से, किससे बिंदु 3, 6 से जो दूरी ये d है, और यही इसी बिंदु से ये भी दूरी कितनी है d है, और ये कितना है -3, 4। मतलब जो x, y बिंदु है वो 3, 6 से और -3, 4 से, इन दोनों के से क्या है समदूरस्थ, यानी कि ये भी दूरी d है तो ये भी दूरी कितनी होगी d, यानी इन दोनों के बीच की दूरियां क्या है समान है। क्लियर हो रहा है। तो अगर देखा जाए दूरियां समान है तो आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला ही होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 कितना है 6 माइनस y2 यहाँ कितना हो जाएगा y, 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर इसमें आएंगे इस डिस्टेंस में, तो ये दोनों क्योंकि दूरियां बराबर हैं, अब इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट में x माइनस और -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 बाई x माइनस -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। मैं चाहता हूं कि रूट यहाँ से हट जाए, तो आप बोलोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से वर्ग करिएगा, तो अगर इधर का वर्ग करेंगे तो रूट
में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 3 6x प्लस ऐसे इसको तोड़ेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 छक 12y, यही हो रहा है। और इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 3 6x होगा। और ऐसे ही यहाँ पर y का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 और 2 चौके 8 माइनस 8y और ये भी किस में है, रूट में है, तो इसका भी मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आगे देखते हैं, अगर आप रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y है ना, और प्लस 36 प्लस 9 कितना होगा 45, रूट हो गया गायब। क्लियर हो रहा है। यहाँ 12y केवल x माइनस 12y क्लियर हो रहा है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर है ना माइनस 8 प्लस 6x माइनस 8y और प्लस 16 और 9 कितना होगा 25 होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ मैं सबको एक ही तरफ खींच के ला रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है, प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x माइनस 8y इधर आएगा तो प्लस 8y प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25 और ये इक्वल किसके होगा, 0 के होगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y क्लियर हो रहा है। और प्लस 45 और माइनस 25, तो 45 में से 25 जाएगा तो 20 आएगा, तो प्लस में 20 और ये इक्वल किसके होगा, 0 के होगा। ठीक है। अब मैं सब में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया और 4 मुझे सब में कॉमन दिख रहा, तो माइनस 4 कॉमन लिया, जो सब में कॉमन दिखा है वही कॉमन ले लो। तो यहाँ 4 तियाँ 12x यानी कि 3x माइनस यहाँ से y बचा और प्लस यहाँ बचा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉमन लिया तो माइनस 5 और यहाँ माइनस कॉमन निकल लिया तो प्लस हो गया। भाई माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं पूछूँ ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बटे -4 यानी कि 3x प्लस वाई माइनस 5 ये बराबर 0 और अपॉन में -4 इधर आएगा तो बटे में -4 ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से 3x प्लस वाई और ये -5 इक्वल किधर जाएगा तो क्या होगा +5, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही रिलेशन हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो x और y में यही रिलेशन आएगा। ठीक है, क्यों, जब दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। क्लियर हो रहा है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिख रहा है अंगा नंबर क्वेश्चन कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। अब कहेंगे बिल्कुल 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर यानी कि 3.5 गुणे 3.5 और इंटू में हाइट कितना है 12। क्लियर हो रहा है। यहाँ अगर डिवाइड किया जाए तो 7 × 5 = 35 0.5 आएगा। ठीक है, और 3 चौके 12 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ देखें तो 22 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिएगा तो 110 आता है। फिर आपको दिखा कि एक अंक के बाद डेसिमल है तो मैं भी एक अंक के बाद डेसिमल लगा दूंगा इंटू में 35 × 4 कीजिएगा तो 4 × 5 = 20 4 × 3 = 12 12 और 2 14 और यहाँ एक अंक के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल 14.0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू यहाँ आ जाएगा 14 तो 11 चौक 44 11 × 11 11 4 15 तो 154 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि आपने वॉल्यूम निकाला किसका शंकु का कोण का। क्लियर हो रहा है।
समझ आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है 21 का चा। लिखा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो ये डिट्टो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कहाँ? अपने इस पेज में। ठीक है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसकी बारंबारता दी हुई है 3, 10, 11, 9 और 7। ठीक है। अब आपको इसको जोड़ भी लेना क्योंकि सिग्मा एफ आई चाहिए। अभी देखते हैं आगे। एक्स आई निकालने के लिए क्या करना होता है? वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। 0 + 10, 10, 10 बटे 2, 5। 10 और 20, 30, 30 बटे 2, 15। 20, 30, 50, 50 बटे 2, 25। 30, 40, 70, 70 बटे 2, 35। 40, 50, 90, 90 बटे 2, 45। और वैसे भी देख रहे हैं 5, 5 के बाद 10 का अंतर 15, 15 के बाद 10 का अंतर 25, 25 के बाद 10 का अंतर 35, 35 के बाद 10 का अंतर 45। ठीक है। अब आपको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। क्यों निकालना है उसके पीछे भी रीजन बता रहा हूँ। आपने माध्य एक्स बार का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n सिग्मा एफ आई। यही होता है ना। तो हमको पहले एफ आई एक्स आई निकालना है। सिग्मा माने होता है जोड़। तो पहले एफ आई एक्स आई निकाल करके उनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से एफ आई एक्स आई 3 × 5 = 15। 10 × 15 = 150। ठीक है। 11 × 11 = 55 के 5। 11 दूना 22, 22 और 5 कितना होता है? 27। 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 4 × 31। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 28 और 3 = 31। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 = 31। इसको जोड़ दीजिए। 5, 0, 5 ऐसे जोड़िए पहले। 0, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15 और 5 20 के शून्य हासिल आया 2, 2 और 1 3, 1 4, 7 11, 11 5 16, 16 और 1 17 के 7 हासिल आया 1, 1 2 3 1, 1 3 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। 1000 कितना आया? 70 आया। जोड़ लीजिए ऐसे ही। यहाँ रख लीजिए बगल में 15, 150, 275, 315 और 315। 5 5 10 5 चौक 20 के शून्य हासिल आया 2, 2 1 3 5 8, 8 7 15, 15 और 2 17 के 7 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 3 7, 3 10। 1070 आया। ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? 1070 अपॉन में सिग्मा एफ आई देखा जाए तो 10 3 13, 13 और 11 9 20, 20 और 13 कितना हो गया? 33, 33 और 7 कितना होता है? 40। यहाँ कितना आएगा? 40। तो सिग्मा एफ आई कितना है? 40। तो 0 से 0 हो गया कैंसिल। 4 दूना आएगा 8, 2 बचा 27 हो गया। 4 6 24, 3 27, डेसिमल लग गया 4 7 28, 2 30, 4 5 20। तो 26.75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 22 का कि द्विघात बहुपद x² + 12 + 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले x² प्लस ये 7x को इधर ले आइए, 7x और प्लस में 12 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराइए। तुलना करने पर a की वैल्यू आपको क्या दिखाई देगी? a की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है क्या? 1। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है? 1 है। 1। v की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? मुझे 7 दिखाई दे रही है। और c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है भैया? 12 दिखाई दे रही है। इतना क्लियर हो रहा है? अब आप बताइए, ये क्वेश्चन देखा जाए x² प्लस 7x प्लस 12, तो क्या इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है। आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 12x²। और यहाँ सिंबल प्लस है, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7x। तो x² को ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ लिख दीजिए 12, इसको ऐसे तोड़ेंगे 7x को। तो कैसे तोड़ें? गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 12x। तो 4x
प्लस 3x में तोड़ दूंगा, 4 3 12x आए, एक्स स्क्वायर आएगा, और 4 3 कितना आएगा 7x। क्लियर हो रहा है? तो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, यही आ रहा है। अब यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लीजिए, x प्लस 4 बचेगा यहाँ पर। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? प्लस 3, तो x प्लस क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट में। ठीक है, अब एक बार क्या कीजिए, x प्लस 4 को 0 के बराबर करिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -4 आएगी। और यहाँ पर एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर करिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? -3 आएगी। तो इसी में से एक को मान लीजिए अल्फा और एक को क्या मान लीजिए? बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या मान लीजिए आप? कितना दिया हुआ है? x -4 दिया हुआ -4 दिया हुआ है, और बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a, यही होता है। तो अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाला? -4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने? -3 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितना फाइंड कर लिए भैया? 7 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो -4 प्लस इंटू माइनस -3 इज इक्वल टू -7, तो -7 इज इक्वल टू -7। तो आप कहेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू क्या आ रहा है? RHS। और यही चीज़ आपको क्या करना था? प्रूव करना था, जो कि जांच हो चुका है। क्लियर हो रहा है? तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 का खा नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटे संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, मान लीजिए पहली संख्या आपका क्या है? x है, और दूसरी संख्या क्या है? आपका y है। फिर क्या कह रहा है? प्रथम शर्त कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि x का वर्ग और y का वर्ग, इन दोनों का अंतर कितना है? 180 है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। फिर दूसरा शर्त क्या कर रहा है? द्वितीय शर्त से है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या मान लीजिए y आपकी छोटी संख्या है और ये आपकी बड़ी संख्या होगी। तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि y का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना है। यानी कि जो y का वर्ग है वो बड़ी संख्या यानी x से कितना गुना है? 8 गुना है। तो अगर मैं x को भी 8 गुना कर दूंगा तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8x, और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया? सेकंड बन गया। क्लियर हो रहा है? अब समीकरण 2 दिख रहा है। समीकरण 2 से y² बराबर 8x समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है? x² माइनस y², और y² की जगह पर क्या रखिएगा? 8x। ये बराबर किसके होगा? 180 के। फिर आगे हल करते हैं, x² माइनस 8x, ये प्लस 180 कुल किधर आएगा? तो -180 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 18x, 8x को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 180 x² आए और घटाएं तो कितना है? 8x। तो 18x में से 10x घटाएंगे तो 8x आएगा, और 18 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 180 आएगा। क्लियर हो रहा है? फिर यहीं से आगे देखेंगे, x² माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180, ये बराबर किसके होगा? 0 के। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 18 आएगा। इन दोनों में से 10 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 18 आएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, x माइनस 18 एक ब्रैकेट में, x प्लस 10 अनदर ब्रैकेट में। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ से एक बार x माइनस 18 को 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और एक बार x प्लस 10 को 0 के बराबर कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 18 समीकरण 1 में रख दीजिए। x बराबर 18 समीकरण 1 में रखेंगे तो x² माइनस y² बराबर क्या है? 180 है। सॉरी, समीकरण नंबर 2 में रख दिए, 2 में रखे हैं। तो y² बराबर क्या है? 8x। तो y² बराबर 8 इंटू एक्स की वैल्यू 18। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 18 को 2 × 3 × 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3 निकल गया, तो 2 दूना 4 3 12, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी। और जब x बराबर क्या रखेंगे? -10 किसमें? समीकरण नंबर 2 में। तो y² इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस 8x, यानी कि 8 इंटू -10, तो y² इक्वल टू -80, और y इक्वल टू रूट में -80, यानी ये जो नंबर होगा ये काल्पनिक हो जाएगा। ये कैसा होगा? काल्पनिक। और काल्पनिक मान कभी भी
नहीं हो सकता, इसलिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 12। तो आपसे पूछा छोटी संख्या, आपसे पूछा क्या है, तो कह रहा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या आपका कितना है, 18 है, और दूसरी संख्या क्या है आपका 12 है। एक संख्या 18 और दूसरी संख्या क्या होगा 12। यही इस क्वेश्चन का क्या है पूरा हल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 22 का गा, 22 का गा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, सबसे पहले तो आप एक त्रिज्या बनाइए, सबसे पहले क्या बनाइए आप, एक वृत्त बनाइए। क्या बनाइए, वृत्त। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, एक यहाँ बाह्य बिंदु लीजिए, इसको मान लीजिए P, और यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, किस पर, वृत्त पर। यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, और वो भी स्पर्श रेखाएं किस पर खींची जा रही हैं भैया, इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। ठीक है, अब आपको मान लीजिए ये सेंटर रहा है, तो यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला दीजिए। इतनी बात समझ में आई। पहला काम आपने एक सर्किल खींचा, बनाया, जिसका सेंटर आपने क्या माना है O, इसका सेंटर क्या है O है। O सेंटर वाला एक सर्किल बनाया आपने, एक बाह्य बिंदु में एक पॉइंट लिया P, जिससे PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची, O को A से मिला दिया और O को B से मिला दिया। क्लियर हो रहा है, और यहाँ से इसी को इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब आगे आपको बढ़ाना है क्वेश्चन को। अब यहाँ ध्यान देते हैं, सबसे आगे क्या कर रहा है कि दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण होता है। यानी कि इस कोण का और इस कोण का, ये दोनों ही कोण क्या है, संपूरक है। कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ये वाला कोण, और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और ये केंद्र पर अंतरित कोण, ये दोनों कैसे हैं, संपूरक हैं। यही आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब आपको एंगल, आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख दे रहा हूं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल APB, एंगल APB ये बराबर किसके होता है, 180, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रूफ देते हैं आपको, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले आप बताइए कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप कहेंगे, और ऐसे यहाँ भी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। तो आप कहेंगे एंगल OAP, एंगल OAP ये इक्वल किसके होगा, 90 डिग्री के होगा। और रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये इस पर लंब होता है, तो आप बता देंगे OA लंब है किस पर, AP पर। इतना बात क्लियर हो रहा है, OA लंब है किस पर, AP पर। ठीक है, अगला देखते हैं। ऐसे ही एंगल OBP, एंगल OBP ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे, जो OB है वो लंब होता है किस पर, BP पर। OB लंब है BP पर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर अगली बात आइए, अब आप मुझे बताइए, क्या ये AP BP OB और OA ये एक चतुर्भुज नहीं बन रहा है, तो कहेंगे चतुर्भुज OAPB से। ठीक है, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल OBP, एंगल OBP प्लस एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। और रीजन वही होगा कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर हो रहा है। अगली बात समझते हैं। तो एंगल AOB मुझे पता ही नहीं है, एंगल OBP बराबर कितना है, 90 डिग्री।
एंगल ए पी बी मुझे पता ही नहीं है, और एंगल ओ ए पी कितना है 90 डिग्री, और इस सब का इक्वल किसका है 360 डिग्री के। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस 90 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर हो रहा है, 360 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्लस 180 डिग्री इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 180 डिग्री, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो आपको प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही आपने प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे सत्यापित हुआ। क्लियर हो रहा है, और यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 22 का घ नंबर क्वेश्चन। लिखा कि आकृत OA इंटू OB, आकृत में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो दर्शाइए कि एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D, और ये आपके सामने फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो हूबहू यहाँ मैंने इसको नोट कर लिया है। क्लियर हो रहा है, ये दिया है, इसको आपको दिखाना है, ये फिगर है। क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको दो ट्रायंगल लेना है, और दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं इसमें लिखा हुआ है। पहली बात तो देख लीजिए, गिवन है क्या OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू में OD। क्लियर हो रहा है। तो आप इसको एक तरफ करें OA अपॉन इस OC को इधर ले आइए तो अपॉन OC इज इक्वल टू OD, और इस OB को इधर लेके जाएंगे तो अपॉन OB। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट। फिर आइए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB से या में। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC रीजन क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर आगे देखा, फिर अगला आपसे क्या कर रहा है, आप बताइए मुझे। उसमें लिखा है कि जो OA की संगत भुजा है, OA की संगत भुजा क्या है, OA की संगत भुजा क्या है, OC है। ठीक, तथा OD की संगत भुजा क्या है, OB है। और ये दोनों कैसे हैं, OA की संगत भुजा OC तथा OD की संगत भुजा OB समानुपाती हैं। कैसी हैं, समानुपाती हैं। ठीक है, और अगर समानुपाती हैं तो आप कह सकते हैं अतः त्रिभुज AOD ये समरूप होगा त्रिभुज COB के। ये तो समरूपता का नियम है। और रीजन क्या लिखेंगे वहां पर, SAS यानी भुजा कोण भुजा प्रमेय से। ठीक हो रहा है, भुजा कोण भुजा प्रमेय से। इतनी बात समझ में आई। तो अब बताइए, अगर ये दोनों त्रिभुज मैंने समरूप सिद्ध कर दिया तो इस त्रिभुज का कोई भी पार्ट इस त्रिभुज के किसी भी पार्ट के इक्वल बोल सकता हूं मैं। इसका मतलब इस त्रिभुज का एंगल A इस त्रिभुज के एंगल C के क्या बोल सकता हूं, इक्वल। अतः एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल C के। और इसी प्रकार इस त्रिभुज का एंगल B और इस त्रिभुज का एंगल D, इन दोनों को भी इक्वल बोल सकता हूं मैं। यानी एंगल B जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल D के। रीजन क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत अंग समान होते हैं। और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। समझ में आए बात। आशा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन देखते हैं अगला 22 का अगला नंबर क्वेश्चन कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा या बादशाह नहीं होगा। दो क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें बादशाह कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। ताश खेले होंगे आप लोग या नहीं खेले होंगे तो फिर भी जानकारी होगी आपको कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, उसमें बादशाह कितना होता है, 4। तो अगर मैं कहूं कि संभावित प्रायिकता कितनी होगी, संभावित, क्योंकि मैं 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता निकाल सकता हूं, यानी कि जो संभावित प्रायिकता होगी, संभावित प्रायिकता जो होगी वो टोटल कितनी होगी, 52 होगी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कह रहा है कि पी बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह है ना, बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, तो बादशाह कितने हैं, 4 हैं, तो 4 प्रायिकता ऐसी है जिसमें से बादशाह होता है, यानी कि संभावित प्रायिकता कितनी है, 4। ये तो कुल प्रायिकता हुआ, ये क्या है, ये कुल प्रायिकता है, माफ कीजिएगा, कुल प्रायिकता। संभावित प्रायिकता कितनी है, 4 है, संभावित प्रायिकता कितनी है, 4, और बटे कुल प्रायिकता कितनी है, 52। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 1/13 आएगा बादशाह आने की प्रायिकता, ठीक है। और दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि बादशाह ना होने की प्रायिकता, बादशाह ना होने की, ठीक है, प्रायिकता। तो कितने बादशाह, अब 4 बादशाह हो गए, तो 52 पत्तों में 4 बादशाह हो गए, तो कितने बादशाह नहीं होंगे, टोटल 52 है, और 52 में से अगर 4 बादशाह हैं तो कितने बचे, 48 पत्ते ऐसे हैं जो कि बादशाह नहीं है, यानी कि संभावित प्रायिकता कितनी हो रही है, 48 हो रही है। संभावित प्रायिकता कितनी हो रही है, 48 हो रही है, और अपमान में कुल प्रायिकता कितनी है, 52, कितनी है, 52। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी 12/13 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बादशाह होने की प्रायिकता 1/13 और बादशाह ना होने की प्रायिकता 12/13। क्लियर है, आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 22 का 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और उसकी बारंबारता है 5, 8, 20, 15, 7, 5। क्लियर हो रहा है। तो इसकी माध्यक ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ उसको। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये आपका वर्गंतराल है, उसकी बारंबारता 5, 8, 20, 15, 7 और 5। अब आपको संचयी बारंबारता निकालनी चाहिए। तो क्या निकालनी चाहिए, संचयी। तो संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले इसके सामने जस्ट 5 लिखिए। 5 में 8 जोड़िए, कितना होगा, 13। 13 में 20 जोड़िए, कितना होगा, 33 होगा भाई। 13 में 20 जोड़ेगा, 33 होगा, और 33 में 15 जोड़ेंगे तो 3, 5, 8 और 3 और 1, 4, 48 होगा। 48 में 7 जोड़ेंगे 55 होगा, और 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60 होगा। तो ये जो 60 होता है ये हमारा होता है वैल्यू किसका, n का। इसको भी जोड़ेंगे तो भी 60 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 60। क्लियर हो रहा है। जो ये आएगा वही यहाँ आएगा। अब आपका जो माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है n/2 L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में हाइट, ठीक है। अब एक एक वैल्यू को रखते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं पूछूँ L की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे L क्या होता है, तो सबसे पहले आपको F निकालना चाहिए। माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं, 6 हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बीचों बीच लेना चाहिए। तो 1, 2, 3, आप नीचे से 3 छोड़ दो, और 1, 2, 3 ऊपर भी है। जब बराबर की संख्या हो, 3 और 3 6 हो, जब सम हो, तो आपको क्या करना, ऊपर थोड़ा सा कम छोड़ना है, नीचे 1 ज़्यादा छोड़ना है। तो 3 नीचे छोड़ दीजिए, और ऊपर 1 उससे कम 2 छोड़ दीजिए। तो बीच में आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पर F दिख रहा है। यही हमारा क्या होगा, F होगा। यही मेरा क्या होगा, F होगा। और इसी के जस्ट ऊपर वाला ये क्या होगा, CF होगा। ये क्या होगा, CF। और F के ही बीच में जो ये छोटा सा है, इसको हम बोलेंगे L। तो L की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। तो L की वैल्यू है 20, F की वैल्यू भी है 20, और CF की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 13।
ठीक है बस। और हाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है, कितने कितने का अंतर है, 0 से 10, 10 का अंतर, 10 से 20, 20 10 का अंतर, 20 से 30 भी 10 का अंतर, यानी हाइट क्या होगा 10। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करते हैं तो एल की वैल्यू 20, यहाँ लिख दो 20 प्लस n/2, n/2 यानी कि 60/2 माइनस सी एफ कितना है 13 अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में हाइट कितना है 10। कोई दिक्कत है नहीं है। फिर आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 20 30 दूना 60, 30 में से 13 जाएगा तो कितना होगा, 30 में से 13 गया 17 आया, 17 गुणे 17/2 क्योंकि यहाँ तो एक ही है तो 17/2 यानी 20 प्लस 17/2 क्या होगा 8.5। इसको डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28.5 और 28.5 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, समझ आई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। पहला है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 9x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। क्लियर हो रहा है। इसको हल करने का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने इक्वेशन को रख लिया है। अब इसी से मैं इसको संशोधित रूप थोड़ा सा और इसको कुछ आगे कर सकता हूँ इसमें। तो मैंने इसको लिख दिया 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू -4, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा +4 होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। ठीक है, और यहीं से इसको देख लिया जाए इस इक्वेशन को, तो 9x ये प्लस 2y इक्वल किधर आएगा तो -2y इज इक्वल टू क्या बचने वाला है 7। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकंड बन गया। क्लियर हो रहा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसको मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं वज्रगुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकता हूँ। समीकरणों को सॉल्व करने की कितने मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं। तो मैं इसमें विलोपन विधि सॉल्व करता हूं क्योंकि वो इजी है और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या प्रयास करूंगा कि इन दोनों में से चाहे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाए, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएं या ये दोनों बराबर हो जाएं, किन्हीं एक को मुझे बराबर करना है। तो यहाँ मुझे आसान लग रहा है कि 3x को 9x के बराबर कर सकते हैं। तो 3x को 9 के बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो अगर 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9x माइनस 3 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 3 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12 और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहा हूँ, थर्ड। यहाँ से क्या बन गया, थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो रहा है। अब समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस। अगर मैं जोड़ दूंगा तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी आपको कोई एक तो गायब करना है, और कोई एक गायब करना है तो आप जोड़ने पर जुड़ जाता है, तो क्या करेंगे आप, घटाने पर। अब ये प्लस सिंबल है तो क्या हो जाएगा माइनस सिंबल, ये माइनस सिंबल है तो क्या हो जाएगा प्लस सिंबल, और ये इक्वल के उधर प्लस सिंबल है तो क्या हो जाएगा माइनस सिंबल। सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो +9 और -9 कैंसिल हो गया, +9 में से -9 गया तो 0 आया। ठीक है, और +15 -2y, 15 में से 2 गया कितना आया 13y इधर आया, और ये इक्वल किसके होगा -12 + 7। तो -12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 5 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, और ये इंटू का 13 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन 13। तो y की वैल्यू आएगी -5/13। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वहाँ से आपका x निकल जाएगा। मान लीजिए ये इक्वेशन आपका क्या है, p है। इक्वेशन क्या है आपका, p। तो लिख दो y इक्वल टू -5/13 समीकरण P में रखने पर। अब समीकरण P में जब आप रख रहे हैं तो इसमें क्या करना है, देखिए आपको लिखना होगा 9x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रख देंगे -5/13, -5/13 और प्लस में कितना लिखा हुआ है 7। क्लियर हो रहा है। तो फिर आगे क्या करेंगे, देखिए 9x इज इक्वल टू -10/13 और प्लस में 7/1। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 9x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 1 सार -10 और 13 सते 91 और अपॉन में कितना होगा 13 एकम
13, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9x इक्वल टू 91 माइनस 10 माइनस 81, सॉरी प्लस 81, क्योंकि 91 माइनस 10 क्या हो जाएगा प्लस 81, और अपॉन में क्या होगा 13। तो यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x इक्वल टू आएगा 81/13, और ये गुणे का 9 इधर आएगा तो क्या होगा बटे में 9, और 9 नवा क्या होता है 81, यानी आंसर कितना आएगा 9/13, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है 9/13, और y की वैल्यू क्या आ जा रही है 5/13, और यही दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी थी। क्लियर हो रहा है? तो ये था विलोपन विधि से, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। दो अंकों की एक संख्या, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि दो अंकों की एक संख्या क्या है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर है 24। कौन सा है? 24 है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा कि माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर क्या मानेंगे, एक x और दूसरा y, यानी कि x y आपका होगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस में y। कैसे 10x प्लस y लिखेंगे? ऊपर होता है इकाई और फिर क्या होता है दहाई। तो 10x दहाई यानी कि 10x, और y इकाई यानी कि y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10x प्लस y, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, एक आपका क्या नाम है पुराना नंबर, पुरानी संख्या, और दूसरा है अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। अभी पुरानी संख्या क्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब मैं अंकों को पलट दूंगा तो जहां x है वहां y कर दिया जाएगा, और जहां y है वहां क्या कर दिया जाएगा x कर दिया जाएगा। तो अंकों को पलटने पर क्या बन रहा है 10y प्लस x बन रहा है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा अंकों संख्या और दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। योगफल कितना है 66। इसका मतलब इन दोनों का जो योगफल है, मैं यहाँ बीच में प्लस लगा दूं, तो जो इन दोनों का जो योगफल है वो कितना है 66 है, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है। तो 10x प्लस 1x कितना x हो जाएगा 11x, प्लस 1y प्लस 10y कितना हो जाएगा 11y, और ये इक्वल किसके है 66 के। दोनों में कॉमन देखा जाए तो 11 कॉमन है, तो इन दोनों में से 11 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, और ये इक्वल किसके है 66 के। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 66, और इंटू का 11 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन 11, 11 6 आर 66। सो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी 6। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, कहता है और आगे पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2। तो आपने संख्या माना क्या है, कह रहा अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर ये कितना भैया 2 है। तो अंक क्या है x और y है, यानी x और y का जो अंतर है वो कितना है 2 है। इसको इक्वेशन क्या मान दीजिए आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या क्या आएगा देखिए। समीकरण 1 से आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा क्या आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या कर दूं जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर क्या करेंगे आप देख रहे हैं एक प्लस वाई है दूसरा माइनस वाई है, तो प्लस वाले से माइनस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1x प्लस 1x कितना x हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना होगा 8 होगा। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँ तो x इक्वल टू 8 इंटू का 2 इधर आएगा तो अपॉन 2, और 2 4 आर 8, x की वैल्यू कितनी आएगी भैया 4 आएगी। अब x की वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिख दीजिए x इक्वल टू 4,
x इक्वल टू 4 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक में रखिएगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख रहा है 6, यही तो आपका समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ x की वैल्यू क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 4 इक्वल के इधर जाएगा -4, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 6 - 4 इज इक्वल टू 2, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, और यही क्या होगा आपका y इक्वल टू 2 आएगा। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 आ रहा है। तो फिर आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या माना था आपने संख्या माना था, अतः संख्या यहाँ बगल में लिख देते हैं, अतः संख्या क्या माना था आपने, x y माना था। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप रख दीजिए 4, और जहाँ पर y है वहाँ पर रख दीजिए 2, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 42, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। चलिए इसमें जो ये देख लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में जो मेन होता है वो फिगर होता है। अगर आपने फिगर क्रिएट कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं आपके सामने यहाँ फिगर कैसे बनाएंगे ये समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि एक मंदिर की ऊँचाई 15 मीटर है। एक मंदिर बना दीजिए, एक मंदिर बनाइए। मान लीजिए ये आपका मंदिर है और इस मंदिर की जो ऊंचाई है पूरी वो कितनी है 15 मीटर है। कितना मीटर है 15 मीटर है। क्लियर हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। मान लीजिए ये आपका सड़क है, ये आपका क्या है, ये आपका सड़क है। सड़क के इस ओर मंदिर है और सड़क के उस ओर क्या है, एक भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, भवन बना हुआ है। तो एक भवन बना दीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से, ये शीर्ष होता है ऊपर और ये भी क्या होता है शीर्ष। तो कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सड़क का, मंदिर का शीर्ष यही है और भवन का शीर्ष क्या है, ये है। तो मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण हो रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो उन्नयन कोण के लिए बेस होना बहुत आवश्यक है। तो ये आप क्या मान लीजिए इसको, ये बेस, जो बेस नीचे होगा वही बेस यहाँ क्या होगा, ऊपर भी होगा। और ये एंगल यहाँ पर कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 30। क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मंदिर के शीर्ष से ही, पहली बात तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री कह रहा है। फिर कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण, कौन सा कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना दे रहा है, 45 डिग्री दे रहा है। कितना डिग्री दे रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण तो ऊपर से आता है, तो ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण बनेंगे। क्या बनेंगे, एकांतर अंतः कोण बनेंगे। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा भैया, 45 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 3 + √3 मीटर है। 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। मान लीजिए भवन की ऊंचाई क्या है आपका, h है। भवन की ऊंचाई में क्या मान ले रहा हूँ, h मान ले रहा हूँ, ठीक है। भवन की ऊंचाई मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। अच्छा बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो इतना है वही इधर भी होगा। तो अगर ये पूरी हाइट आपकी 15 है तो इतनी हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी। तो टोटल है h, टोटल कितना है h। और h में से अगर मैं ये 15 वाला हाइट हटा दूंगा, 15 मीटर वाला हाइट हटा दूंगा, तो h माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर मैं h में से ये 15 घटा दूंगा तो क्या ये पूरी हाइट, इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट h - 15 मीटर नहीं आ जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। और ये पूरी हाइट कितनी है, h है। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बढ़ रहा है फिगर। अगर मेन होता है फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बार आप 10, अच्छा नीचे वाली वैल्यू को क्या मान लीजिए, ये x है। ये क्या है, x। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x।
मानिए या ना मानिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये क्या है x, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, जो नीचे वही ऊपर। क्लियर हो रहा है। एक बार आप tan 30 लीजिए तो कहेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है h माइनस 15, h माइनस 15, जस्ट इसी के सामने से लेंगे लेंथ, तो ये ऊपर क्या है इतना दूरी h माइनस 15 है, अपॉन आधार कितना है भैया x है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं tan 30 का मान रखूँ तो आप कहोगे 1/√3 होता है, इज इक्वल टू h माइनस 15 अपॉन में x। क्लियर हो रहा है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो x इज इक्वल टू h का मल्टीप्लाई √3 में कीजिएगा तो h √3 आएगा, और माइनस h का 15 का मल्टीप्लाई √3 में कीजिएगा तो माइनस 15√3 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब दूसरी तरीके से देखते हैं, पुनः क्या पुनः करेंगे। अब पुनः क्या करेंगे, देखिए एक बार आपने tan 30 ले लिया, अब यहाँ पर आप tan 45 ले लीजिए, तो क्या लिखा हुआ है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। अब 45 डिग्री का tan का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसके सामने यहाँ तक क्या होगा, लंब होगा, तो लंब कितना है 15, अपॉन आधार कितना लिखा हुआ है भैया, x लिखा हुआ है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 इक्वल टू 15 अपॉन में x, तो यहाँ से x अनुसार x इक्वल टू 15, और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं आप, जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए, 15 रख दीजिए। ठीक है, तो x की जगह पर क्या रख दिया, 15 बराबर h √3 लिखा हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ x है वहाँ क्या रख दिया 15, फिर h √3 माइनस 15 √3, यही है ना। अब आपको क्या नाम है 15, ये माइनस 15 √3 इक्वल किधर आएगा, तो क्या होगा प्लस 15 √3 इज इक्वल टू क्या बचेगा, h √3। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं यहाँ से हाइट पूछूं आपसे, तो हाइट क्या होगा 15 प्लस 15 √3, 15 प्लस 15 √3, और ये इंटू का √3 इक्वल किधर आएगा, तो क्या होगा अपॉन √3। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो क्या देख रहे हैं, आपको परमेकरण करना चाहिए, क्योंकि नीचे आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया था उसमें, तो नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से यहाँ भी और √3 से यहाँ भी, तो ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो होगा अगर 15 में मल्टीप्लाई कर दिए, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा इधर हुआ, अगर मैं 15 का मल्टीप्लाई √3 में करूँगा तो 15 √3 होगा, प्लस अगर 15 इंटू √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3 ही आएगा, और अपॉन में √3 इंटू √3 3। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आप जानते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है तो 15 √3 का डिनोमिनेटर भी कितना होगा, 3 होगा, प्लस 15 3 जार 45 का डिनोमिनेटर भी कितना होगा, 3 होगा, तो 3 पचे 15 और 3 15 45, तो कितना आ जाएगा हाइट जो है वो आ जाएगा 5 √3 और प्लस में 15। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ केवल √3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 5 3 15 3 बचेगा, तो 5 √3 प्लस 3 मीटर, यही आपका क्या आ जाएगा, भवन की ऊंचाई आ जाएगी, भवन की क्या आ जाएगी, ऊंचाई। और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला था कि 5 3 प्लस √3 मीटर आए। ठीक है, तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये आपका हो गया प्रूव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा कि एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो फिर आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में फिगर ही सबसे मेन होता है। अभी आपने देखा है पिछले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको करना क्या है कि लिखा हुआ है कि एक भवन के शीर्ष से, तो सबसे पहले एक भवन बना दीजिए, एक क्या बना दीजिए, भवन। कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का, तो एक मीनार भी बना दीजिए, एक भवन बना दिया आपने और एक क्या बना दिया, मीनार। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, कितने दूरी पर है, x दूरी पर। कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ भवन का शीर्ष है ना, और ये मीनार का शीर्ष,
ये दोनों का जो इनके दोनों के शीर्ष का जो उन्नयन कोण हो रहा है, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण के लिए क्या चाहिए आपको? आधार चाहिए। उन्नयन कोण के लिए क्या चाहिए आपको? आधार। और ये उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, जैसा कि आपको क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर हो रहा है? फिर आगे कह रहा है भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण। भवन का शीर्ष यही है और ये मीनार का पाद है। मीनार का क्या है? पाद है। तो कह रहा भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, तो मीनार के पाद को मिला दीजिए, मीनार के पाद को मिला दीजिए। तो कह रहा भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का जो अवनमन कोण है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण ऊपर से आता है, ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। कितना है? तो अगर ये 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये भी 45 होगा। और रीजन क्या लिखेंगे? अगर ये 45 तो ये 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो रही है? फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, ये पूरी जो मीनार की ऊंचाई है ये कितनी है? 40 मीटर है। मीनार की जो पूरी ऊंचाई है भैया वो कितनी है? 40 मीटर। और आप क्या मान लीजिए, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, तो मान लीजिए भवन की ऊंचाई कितनी है? h है। भवन की ऊंचाई कितनी मान ले रहा हूँ? h है। ठीक है, और यही h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये भी 24 ही है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्या कह रहा है कि एक बार आपको करना क्या, कुछ नहीं, अगर आपने फिगर क्रिएट कर लिया तो बहुत ही इजी हो जाता है। अगर ये पूरा 40 है तो अगर मैं आपसे केवल और केवल इतनी हाइट पूछूं, इतनी हाइट पूछूं, तो पूरा है 40, तो 40 में से अगर मैं ये छोटी वाली हाइट हटा दूं तो 40 माइनस एच बचेगा क्या? 40 माइनस एच, यहाँ मैं सामने लिख दे रहा हूँ 40 माइनस एच। इतनी बात क्लियर हो रही है? क्योंकि अगर ये पूरी 40 है और उसमें से मैं ये छोटा वाला h निकाल देता हूं तो क्या बचेगा? 40 माइनस h बचेगा। कितनी क्लियर हो रहा है? अब एक बार आपको क्या लेना है? tan 45 लेना है और एक बार आपको tan 60 लेना है। ठीक है, ये नीचे x है तो ये भी क्या होगा? x ही होगा। अब एक बार आप tan 45 लीजिए तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, h अपॉन में x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? h। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए भैया? फर्स्ट मान लीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर पुनः आप क्या करेंगे, आपने tan 45 लिया तो अब आपको क्या लेना है? tan 60 भी लेना है। तो आप कहेंगे पुनः tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब जब आप 60 डिग्री लेते हैं तो इसी के जस्ट में ये आपका आधार होगा और ये इसी के जस्ट ऊपर क्या होगा? आपका लंब होगा। तो लंब कितना लिखा हुआ? 40 माइनस एच, तो 40 माइनस एच लंब बटे आधार होता है, तो 40 माइनस एच अपॉन में क्या होगा? आधार। आधार कितना है? x। tan 60 की वैल्यू होती है रूट में 3 इज इक्वल टू 40 माइनस एच अपॉन x की वैल्यू x बराबर किसके है? h के। आपको x से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि आपको x निकालना नहीं है, आपको केवल हाइट निकालना है। तो x की वैल्यू क्या मान लेंगे आप? h मान लेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ से देखते हैं तो h का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? रूट 3 में, तो h रूट 3 इज इक्वल टू 40 माइनस में क्या बचेगा? h बचेगा। इस माइनस h को इक्वल किधर लाएंगे तो h रूट 3 और ये माइनस h इधर आएगा तो प्लस h इज इक्वल टू क्या बचेगा? 40 बचेगा। अब इन दोनों में से अगर मैं h कॉमन ले लूँगा तो रूट 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? 1 है, तो रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 आएगा। और यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करूँ तो हो जाएगा 40 अपॉन ये रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब आपने जानना है कि डिनोमिनेटर में आपका क्वेश्चन आंसर दिया नहीं है तो आपको क्या करना है? परिमेयकरण करना है। तो रूट 3 प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही काम आप कहाँ कीजिए? ऊपर भी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप करिएगा तो आएगा हाइट इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। आपने पढ़ा है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। तो क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ से अगर हाइट देखा जाए तो h इक्वल टू क्या होगा? 40 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 और डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार 4 2 0 जार 0। तो हाइट क्या आ जाएगा यहाँ से? 20 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि जो भवन की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी?
20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर हो रहा है? तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि ठोस का क्या शंकु का त्रिज्या और आधार की त्रिज्या यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या दोनों कैसी हैं, एक समान है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, तो शंकु की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना, आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। आपको केवल यही एक लाइन पढ़ना है कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिख लीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है किसके, शंकु के वक्र पृष्ठ के। किसके इक्वल है, शंकु के वक्र पृष्ठ के, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, दोनों का वक्र पृष्ठ समान है तो सबकी वैल्यू फार्मूला रखिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो पाई से पाई क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, और यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2, यहाँ 2 आर था, केवल एक आर बचा, इज इक्वल टू इधर क्या बचा, एल। एल इक्वल टू क्या आया, 2 आर आया। अब आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको हाइट चाहिए, एल चाहिए नहीं आपको, ये तो एल तिरछी ऊंचाई होती है ना, आपको ऊंचाई चाहिए, तो एल का वैल्यू होता है, डायरेक्ट फार्मूला ही होता है √h² + r²। इतना तो होता ही है, ये तो आपको जानकारी है। तो जहां पर एल लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख dीजिए, रूट में h² प्लस में r²। इतना क्लियर हो रहा है? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कीजिएगा तो 2r का भी वर्ग होगा इक्वल टू रूट में h² प्लस r² का भी क्या होगा, वर्ग होगा। तो 2 का वर्ग होता है 4, फिर r²। ठीक है, और इधर जब रूट का वर्ग करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है, केवल h² प्लस r² बचेगा। अब r² को इधर बुलाइए तो 4r², ये प्लस r² इधर आएगा तो माइनस r² इज इक्वल टू h² बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, h²। अब आपको क्या करना, 4 में से 1 जाएगा तो 3r² इज इक्वल टू h² आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस और हाइट का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो r² ये इंटू में 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये h² को इधर लाएंगे तो अपॉन में h² हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर बचा है 1, ये इंटू का 3 इधर आएगा तो क्या होगा, अपॉन में 3, अपॉन में 3। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये स्क्वायर लिखा है, आपको केवल r और h का अनुपात चाहिए, तो ये स्क्वायर उधर भेजिएगा तो क्या बना देगा, रूट बना देता है, तो 1/√3। तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है और √3 का √3 ही होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि r अनुपात h क्या है, तो आप बताओगे 1/√3, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे इजी वे मुझे यही लग रहा है समझाने का। ठीक है, आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा है, मैंने यहाँ लिख लिया है कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूले पर ही क्वेश्चन है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 डिग्री इंटू में πr²। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, थीटा कितना लिखा हुआ है 60, अपॉन में कितना 360, इंटू में पाई की वैल्यू लिख दीजिए 22/7, इंटू r² कितना है 21 × 21। क्लियर हो रहा है? अब आपको यहाँ पर काटना है, 60 से 6 टाइम काटेंगे 360 हो जाएगा। ठीक है, 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21, और 7 से 7 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो ऊपर बचेगा 11, इंटू में क्या बचेगा 21।
11 इंटू 21 और नीचे कुछ नहीं बच रहा, तो 11 1 आर 11, 11 2 आर 22, 22 में एक ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? चलिए अब ये आपका जो पूरा सेट है वो कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए आपका पूरा सेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग अब बढ़ेंगे किस सेट पर? सेट नंबर 4 पर, जो कि 2024 का सेट है HY 822 HY। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।